नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ इस महामारी के दौर में आप और आपका परिवार दोनों सुरक्षित होंगे। तो आज जैसा कि स्वतंत्रता दिवस है, तो हमारी ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में हम एक चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे जिसका नाम था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन। इसमें मैं बता चुका था तुम लोगों को पहले कि मुख्यतः सेलों के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो तुम्हारी रासायनिक ऊर्जा होती है उसको हम क्या में बदलते हैं, वैद्युत ऊर्जा में, और वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जाओं में, यानी कि वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करके हम कई प्रकार के सेल बनाते हैं। इसी में मैंने तुम्हें एक प्रकार बताया होगा गैल्वेनी सेल, या फिर हम उसे कहें वोल्टी सेल, या फिर कहें वैद्युत रासायनिक सेल। तो इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत बता चुका था तुम्हें। ठीक है, उसमें सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया था डेनियल सेल, इसके बारे में बताया था मैंने तुम्हें। ठीक है, तो जो डेनियल सेल होता है उसके लिए मैंने तुम्हें बताया होगा कि हमें कितने इलेक्ट्रोड की आवश्यकता पड़ती है, 2 इलेक्ट्रोडों की। तो जो 2 इलेक्ट्रोड थे वो काय के इलेक्ट्रोड बने हुए थे, एक तो था जिंक का, दूसरा कॉपर का। ठीक है, और इलेक्ट्रोड बनाने के लिए मैंने बताया था क्या करना होता है हमें। सबसे पहले क्या करना है, एक छड़ लेनी है जिसका भी हमें इलेक्ट्रोड बनाना है, और उसी का हमें सॉल्यूशन यानी कि विलयन लेना है, और उस विलयन में उस छड़ को डुबो देना है, तब जा कर के बन जाएगा वो उसका इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था कि 2 प्रकार की धातुएं प्रयोग की जाती हैं डेनियल सेल में, जिंक और कॉपर। तो इसमें होता क्या है कि एक साइड पर होता है तुम्हारा जिंक का इलेक्ट्रोड और दूसरी साइड होता है कॉपर का इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया होगा तुम्हें, LOAN, लोन कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, लेफ्ट साइड इसका मतलब क्या था, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण, इसका मतलब एनोड एंड फॉर नेगेटिव। ठीक है, अब ये सोच रहे होगे कि जो एनोड होता है वो तो बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज होता है, लेकिन सेल में इसमें हम एनोड को क्या मानते हैं, नेगेटिवली चार्ज। क्यों, ये बताया था मैंने तुम्हें कल। ठीक है, और जो कैथोड होता है इस सेल में माना जाता है तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज, जबकि ये हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, अब देखिए मैंने कल बता दिया था आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में कि यहाँ पर होता क्या है, Zn से Zn2 पॉजिटिव, यानी Zn की छड़ से Zn2 पॉजिटिव जाते हैं विलयन में। ठीक है, Zn क्या करता है, Zn2 पॉजिटिव बनाता है, कैसे, 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके। ठीक है, और इस वाले विलयन में मैंने बताया होगा कि विलयन में होता है CuSO4 का विलयन है ये, तो इसमें से निकल के आता है तुम्हारा Cu2 पॉजिटिव, और वो पहुंचता है छड़ पर, और छड़ पर जाकर के यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं उनको वो गेन कर लेता है, यानी ग्रहण कर लेता है। ग्रहण करने के बाद में वो यहाँ पर छड़ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और जो SO4 है वो विलयन में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इतना हो गया था। और इसके बाद बताया होगा मैंने तुम्हें, यहाँ से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जाना शुरू होते हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं तुम्हारे, लेफ्ट से राइट की ओर में, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं। तो जो तुम्हारी विद्युत धारा आई वो कहाँ प्रवाहित होगी, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे होंगे एनोड से कैथोड की ओर, तो जो विद्युत धारा है वो कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित हो रही होगी। क्लियर इतना। ठीक है, और इसके बारे में जानते ही होगे, इसका नाम मैंने बताया था लवण सेतु। इसमें क्या भरा हुआ था, KCl। ठीक है, तो देखो
सेल इसके बारे में पढ़ चुके हैं, विद्युत धारा प्रवाहित हो चुकी है, कैसे होती है ये बता दिया था मैंने तुम्हें, ठीक है। एक अभिक्रिया और थी यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव, इस वाली में, ठीक है। Cu2 पॉजिटिव में क्या किया था, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे उनको गेन करके बना लिया था सिर्फ Cu। तो इस साइड में हमारा होता है ऑक्सीडेशन और इस साइड में होता है रिडक्शन, ठीक है। और इस पूरी अगर हम सेल की अभिक्रिया को लिखेंगे तो जो सेल की अभिक्रिया होगी वो कहलाएगी तुम्हारी रिडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। रिडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पढ़ा होगा आपने 10th में, ये बताया जाता था उसमें कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हों, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, रिडॉक्स अभिक्रिया। इससे पहले जब मैंने तुम्हें बताया था कि एक पात्र में जब छड़ थी और CuSO4 का विलयन था तो उसमें जो तुम्हारा रिडक्शन हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, एक ही पात्र में हो रहा था, डायरेक्ट रिडक्शन था उसमें, डायरेक्ट रिडॉक्स था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली, यहाँ से तो ऑक्सीडेशन होता है लेकिन यहाँ पर जाकर के रिडक्शन होता है, ठीक है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करके जाते हैं यहाँ से इस ओर। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ये बताया जाता है तुम्हें इलेक्ट्रॉन की गति प्रदर्शित करती है विद्युत धारा को, या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होंगे या मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा कहीं भी उपस्थित तो वो क्या करता है, विद्युत धारा के बहने का, विद्युत धारा प्रवाहित होने का कारक कहलाता है, ठीक है। तो इतना तो हम पढ़ चुके थे। अब हम अगर चाहें कि हमें इसके बारे में पढ़ना है, लवण सेतु के बारे में, तो इसमें तो बताया गया था मैंने, जब ये लवण सेतु इसमें नहीं लगा हुआ था तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन थे वो लेफ्ट से राइट तो जा पा रहे थे लेकिन वो अपना चक्रण पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने अपना जो चक्रण पूरा किया था क्या की सहायता से किया था, लवण सेतु की वजह से, ठीक है। तो जो लवण सेतु है उसका एक कार्य तो ये हो गया कि वो हमेशा सर्किट को पूरा करता है, यानी कि जो तुम्हारा परिपथ है उसको पूरा करता है, ठीक है। अगर चाहो लिखना तो लिख सकते हो लवण सेतु के कार्य, उसमें फर्स्ट पॉइंट डाल लेना कि लवण सेतु परिपथ को पूर्ण करने में सहायक होता है, ठीक है। सेकंड होता ये है कि जो लवण सेतु है वो हमेशा वैद्युत उदासीनता बनाए रखता है। ये कहो, ये तो बहुत लंबी लाइन हो गई, वैद्युत उदासीनता बनाए रखता है, ये क्या है, चलो तो इसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो यहाँ पर ठीक है, तो जो तुम्हारा लवण सेतु है उसके दो कार्य हैं। पहला वैद्युत उदासीनता बनाए रखना, दूसरा परिपथ को पूर्ण करना। तो इसके बारे में तो समझ चुके हो कि परिपथ को ये कैसे पूर्ण करता है। अब मैं बता रहा हूँ किसके बारे में, वैद्युत उदासीनता बनाए रखना, ठीक है। तो देखो इसमें लिखना चाहो तो लिख लो पहले इसे, ठीक। देखो ये देखा गया था कि जो छड़ है जिंक की वो क्या करती है, Zn2 पॉजिटिव बनाती है। कैसे पता है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है और बना लेती Zn2 पॉजिटिव। तो होगा क्या, जब ये प्रोसेस चलता रहेगा तो क्या होगा, जो Zn है वो Zn2 पॉजिटिव में बदलता रहेगा और जाकर के इकट्ठा होता रहेगा सॉल्यूशन में। इसमें क्लियर, Zn2 पॉजिटिव कहाँ पहुँचता रहेगा, विलयन में। अभी तो ये सॉलिड था, अब ये कहाँ पहुँच रहा है, जल में, यानी कि एक्वस, ठीक है। फिर होगा क्या कि धीरे धीरे ये वाली जो छड़ दिख रही है आपको वो धीरे धीरे
पतली होती चली जाएगी, पतली होती चली जाएगी, यानी कि पिघलती जाएगी, यानी Zn2 पॉजिटिव में बदलते जाएंगे और इलेक्ट्रॉन रिलीज होते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से ट्रांसफ़र होते जाएंगे इधर, लेकिन जो छड़ है वो Zn2 पॉजिटिव की बनने की वजह से धीरे धीरे पिघलती जाएगी, कमज़ोर होती जाएगी, छीड़ होती जाएगी। ठीक है, फिर क्या होगा कि यहाँ पर जो Zn2 पॉजिटिव हैं इनकी जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब मात्रा इनकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आगे क्या होगा, जो Zn2 पॉजिटिव है वो जब यहाँ आने की कोशिश करेगा तो ये वाले जो Zn2 पॉजिटिव हैं जो विलयन में उपस्थित हैं वो क्या करेंगे, उसको अपनी ओर आने नहीं देंगे, क्योंकि इनकी अधिकता की वजह से वो क्या करेगा, रिपल्ट होगा, रिपल्सन होगा उसमें। कहने का मतलब ये है वो प्रतिकर्षित होगा। ठीक है, जब Zn2 पॉजिटिव की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो जो Zn2 पॉजिटिव फिर से यहाँ पर नहीं आ पाएगा और ना ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो पाएंगे। ठीक है, जब Zn2 पॉजिटिव नहीं आएगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होंगे तो क्या होगा, जो हमारा सेल है वो काम करना बंद हो जाएगा। ठीक है, जब वो बंद हो जाएगा लेकिन हमें तो उससे काम चाहिए ही चाहिए, तो क्या करेंगे फिर हम, ऐसा क्या काम करें कि फिर से इसमें दोबारा से विद्युत का संचालन शुरू हो जाए। तो होता क्या है, इधर जब Zn की संख्या ज़्यादा हो जाती है, इधर क्या होता है, जो Cu2 पॉजिटिव है वो विलयन से आता जाता है इस छड़ पर आकर इकट्ठा होता जाता है। अब ये इकट्ठा होगा बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पर, तो ये वाली छड़ कैसी हो जाएगी, मोटी, और ये वाली हो जाएगी छोटी, यानी छोटी और मोटी। ठीक है, ये छड़ कैसी होती जाएगी, मोटी होती जाएगी। Cu2 पॉजिटिव इस पर आता जाएगा और इलेक्ट्रॉन को ग्रेड करके यहीं पे चिपकता चला जाएगा। लेकिन विलयन में क्या रह जाएगा, बताया गया था तुम्हें कि Cu2 पॉजिटिव और SO4 डाई नेगेटिव से मिलकर के बनता है CuSO4। रह क्या जाता है सॉल्यूशन में फिर SO4 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव, SO4। अब इनकी संख्या इधर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो विलयन में से जो Cu2 पॉजिटिव जा रहा था, ये वाला जो Cu2 पॉजिटिव है विलयन से जा रहा था, ठीक है, अब ये कोशिश तो करेगा जाने पे छड़ पे जाने की, लेकिन क्या होगा, जो SO4 है इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि जैसे मान लो एक प्लस है और उसके चारों ओर बहुत सारे माइनस इकट्ठे हुए हैं, बहुत सारे आवेश। अब ऐसा हो सकता है कि ये प्लस अपनी मर्जी से यहाँ से निकल के चला जाए, ये माइनस क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी तुम्हारे ऋणावेश हैं वो इसको पकड़ के रखेंगे अच्छे से। ठीक है, यानी कि तू यहीं रहे, तू ऊपर नहीं जाएगा। तो मतलब ये वाला जो Cu2 पॉजिटिव है वो बाहर नहीं जा पाएगा, यानी कि छड़ पर नहीं जा पाएगा, तो फिर से विद्युत धारा का संचालन बंद हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो लवण सेतु है वो क्या करता है, सर लवण सेतु मैंने तुम्हें बताया था क्या भरा हुआ है, लवण, यानी K और Cl। तो इसको जब तोड़ोगे तो दो पार्ट में डिवाइड होगा, ये K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ठीक है, अब लवण सेतु में से क्या होता है, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग अलग हो जाते हैं, तो इधर काय की अधिकता है पॉजिटिव की, तो यहाँ पर आ जाता है Cl, और जो K है यानी पोटेशियम वो पहुँच जाता है इस वाले विलयन में। ठीक है, तो जैसे ही Cl यहाँ पर आएगा तो वो Zn से क्रिया करेगा। ठीक है, Zn पर होता है 2 पॉजिटिव, इससे क्रिया करेगा और 2 Cl मिल करके उसको बना देंगे तुम्हारा ZnCl2 जिंक क्लोराइड। ऐसे ही करके क्या होता जाएगा, Cl आते जाएंगे और इन Zn को ख़त्म करते चले जाएंगे, Zn खत्म होते चले जाएंगे, तो फिर लास्ट टाइम ऐसा आएगा कि आराम से जो Zn था वो Zn को चेंज कर सकता है Zn2 पॉजिटिव में। अब आते जाएंगे वो और इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र होते जाएंगे। फिर क्या होगा, इधर क्या होगा, जो SO4 है उनकी अधिकता है, तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा पोटेशियम K। तो जो पोटेशियम है वो क्या करेगा, SO4 से क्रिया करेगा, तो पोटेशियम के 2 अणु आएंगे। ठीक है, तो बना लेगा जा करके वो 2K2SO4, क्या बनाएगा, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, बना लेगा। तो धीरे धीरे करके जो SO4 है उनकी संख्या कम होती जाएगी। जब संख्या कम हो जाएगी तो जो Cu2 पॉजिटिव है अब तो वो चालू है भाई, अब क्या करेगा, वो आराम से छड़ पर जाएगा और यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉनों का स्वागत करेगा। ठीक है, और आराम से यहाँ पे अपना घर बसाता रहेगा, छड़ पर इकट्ठा होता रहेगा। ठीक है, तो लवण सेतु क्या करता है, दोनों तरफ न्यूट्रल कर देता है दोनों चीज़ों को, चाहे वो प्लस का आवेश हो चाहे वो माइनस का आवेश हो। ठीक है, और
वैद्युत जो उदासीनता है वो बनी रहती है। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक, तो इसके बाद आगे सीखते हैं थोड़ा सा हम। इतना याद रखना है इसमें कि जो Zn है वो Cl से क्रिया करता है, बना लेता है ZnCl2। ठीक है, और यहाँ पर जो पोटेशियम है वो SO4 से क्रिया करके बना लेता है K2SO4। ठीक है, अच्छा तो देखिए अगला पॉइंट क्या था, सेल निरूपण। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए सेल निरूपण। ठीक है, तो देखो सेल निरूपण क्या होता है, यानी कि जो तुम्हारी रिएक्शन थी अभी दो आधी आधी अभिक्रियाएं हो रही थी, यानी अर्ध अभिक्रियाएं हो रही थी। एक तरफ ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया हो रही थी, दूसरी तरफ अपचयन अर्ध अभिक्रिया हो रही थी। तो देखो वहाँ पे हो रहा था तुम्हारा एक तरफ Zn से बन रहा था Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और एक तरफ हो रहा था यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करके बना रहा था Cu। क्लियर? तो देखो अब हमें ये क्या बनाना है, सेल निरूपण करना है, इसका पूरे सेल का हमें निरूपण करना है। तो क्या करेंगे, दो लाइनें ऐसे खींचेंगे, तो एक लाइन इधर और एक लाइन इधर। जिंक कैसा था, सॉलिड, पहुंचा कहाँ ये विलयन में, तो कैसा बना, विलयन में पहुंच जाता है तो एक्वस। ये कहाँ से आया था, जल यानी कि विलयन से, यानी ये कैसा है एक्वस फॉर्म में, काहे बदल जाता है फिर ये सॉलिड फॉर्म में, ठोस में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो मुख्य चीज़ें हैं सिर्फ वही लिखाएंगे हम, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं लिखाएंगे। तो Zn से क्या बन रहा था, Zn2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे लिख देंगे Zn से क्या बन रहा है, Zn2 पॉजिटिव। इधर क्या हो रहा था, Cu2 पॉजिटिव से बन रहा था Cu, तो यहाँ लिखेंगे हम Cu2 पॉजिटिव से बन रहा है हमारा Cu। अब जो यहाँ पे लिखा है यही लिख देंगे। Zn कैसा था यहाँ पे, सॉलिड, ये कैसा एक्वस का मतलब होता है जलीय। ठीक है, Cu कैसा था, एक्वस, और ये कैसा रहेगा, सॉलिड। ठीक है, बीच में जो ये बना हुआ है इसे हम कहते हैं लवण सेतु। राम सेतु नहीं है, क्या है, लवण सेतु। ठीक है, तो हो गया ये सेल का निरूपण। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में नोट करना चाहो कॉपी में नोट कर लो इसे। हो गया, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मैंने अभी एक डायग्राम बनाया था, इससे पहले डेलियल सेल लगा ऐसे करके, यहाँ पर एक छड़ थी, यहाँ पर एक छड़ थी, ये दोनों कनेक्ट थे एक वायर के थ्रू, और बीच में लगा हुआ था एक मीटर। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है ये जानेंगे। ठीक है, तो देखो किसी भी इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को दान करना या फिर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना, ठीक है, यानी किसी भी इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन का दान करना या फिर किसी भी इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है,
इलेक्ट्रोड मैंने अभी नाम नहीं लिया है कि ऑक्सीकरण वाला इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण विभव है या फिर अपचयन विभव है, ठीक है। अभी सिर्फ यही बताया इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा कि किसी भी इलेक्ट्रोड के द्वारा जो तुम्हारा विलयन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने की या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की टेंडेंसी, तो हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोड विभव है वो दो प्रकार का होता है। इलेक्ट्रोड विभव कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का। पहला होगा तुम्हारा ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। और ये वाला होता है तुम्हारा अपचयन विभव, ठीक है। अपचयन यानी रिडक्शन पोटेंशियल, क्लियर है ना। तो देखो ऑक्सीकरण विभव, जिंक देखा होगा तुमने क्या कर रहा था, जिंक की साइड में हो रहा था ऑक्सीकरण, क्योंकि Zn से हो रहा था Zn2 पॉजिटिव, और वो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉनों का दान। तो देखो ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का दान या फिर हाइड्रोजन का निकलना या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। तो ऑक्सीकरण में अभी हम लेके चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन के बेस पर, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ऑक्सीकरण विभव में किसी भी इलेक्ट्रोड के द्वारा, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोड के द्वारा विलयन में इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति को हम कहते हैं ऑक्सीकरण विभव। एक बार फिर से, किसी भी इलेक्ट्रोड के द्वारा विलयन में इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी को हम ऑक्सीकरण विभव कहते हैं, ठीक है। यानी कि तुमने देखा होगा Zn ने क्या किया था, Zn2 पॉजिटिव बनाया था दो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके। तो Zn क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों का दान, ठीक है। तो ये क्या प्रदर्शित करेगा, ऑक्सीकरण विभव। दूसरी साइड, दूसरी वाली हेडिंग अगर चाहोगे लगाना तो ये क्या हो जाएगी, अपचयन विभव। तो इसमें क्या होगा अपचयन विभव में कि किसी भी इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति को हम कहते हैं अपचयन विभव, ठीक है। तो तुमने सेल देखा था, उसमें सेकंड साइड जो Cu कॉपर का कैथोड वो था, इलेक्ट्रोड था, वो क्या कर रहा था, उसने Cu2 पॉजिटिव ने क्या किया था, दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया था और बना लिया था Cu, ठीक है। तो ये कहलाता है तुम्हारा ऑक्सीकरण की जगह हो जाएगा अपचयन विभव। जो तुम्हारा कॉपर का इलेक्ट्रोड था वो प्रदर्शित करता है अपचयन विभव, और जो जिंक Zn का इलेक्ट्रोड था वो प्रदर्शित करता है ऑक्सीकरण विभव, ठीक है। अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो हेडिंग लगा लेना पहले ऑक्सीकरण विभव, और उसमें लिखना किसी भी इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को विलयन में देने की या इलेक्ट्रॉन को विलयन में त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण विभव कहते हैं, ठीक है। अपचयन विभव हेडिंग डालोगे तो उसमें लिखोगे किसी भी इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपचयन विभव कहलाती है, ठीक है। अब देखो प्रदर्शित कैसे करते हैं इसको, अब बार बार इतना बड़ा लिखना पड़े तो ये तो संभव नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूले वगैरह बनाने के लिए इसका एक नोटेशन था, क्या, ऑक्सीकरण को हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन, ऐसे लिखते हैं हम, रिडक्शन, ठीक है। तो देखो क्या करें, अगर हमें ऑक्सीकरण विभव को प्रदर्शित करना है तो लिखेंगे पहले ई विभव, ठीक है। ऑक्सीडेशन का लेंगे OX, बोलेंगे इसको ई ऑक्स, ठीक है। ऐसे ही अपचयन विभव में पहले लिखेंगे हम ई, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ रेड, तो इसको लिखेंगे रेड, ठीक है। ई ऑक्स और ई रेड, ठीक है। ई ऑक्स का मतलब रहेगा ऑक्सीकरण विभव और ई रेड का मतलब रहेगा अपचयन विभव। क्लियर है इतना, ठीक है, ठीक। अब बात आती है इसके बाद मानक
इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो ये मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा? इलेक्ट्रोड विभव तो हम पता कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की जो क्षमता होती है किसी की भी जो प्रवृत्ति होती है उसको हम इलेक्ट्रोड का विभव कहते हैं। लेकिन मानक शब्द जुड़ गया यहाँ पे, ठीक है, यानी कि मानक, ये दिख रहा है, मानक का मतलब होता है कुछ ऐसी कंडीशनें होंगी जो फिक्स हों तुम्हारी, ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होंगी जो रखी जाती होंगी, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन या फिर हम कह लें 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और जो प्रेशर है P, ठीक है, वो रखा जाता है तुम्हारा एक वायुमंडलीय यानी 1 atm, ठीक है। नेक्स्ट है जो तुम्हारा C का मतलब होता है सांद्रता, C का मतलब क्या होता है? सांद्रता। सांद्रता होनी चाहिए 1 मोल प्रति लीटर। इतनी मानक कंडीशनें हैं, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस हो, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक हो, और जो सांद्रता है सॉल्यूशन की विलयन की वो कितनी होनी चाहिए? 1 मोल प्रति लीटर। तब जाकर के जो इलेक्ट्रोड पर विभव होगा वो कहलाएगा तुम्हारा मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। मैं परिभाषा लिख रहा हूँ, इस पर लिख लेना उसे, ठीक है। किसी सेल में 298 केल्विन या फिर हम इसे कह सकते हैं, पता है क्या, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर यानी कि किसी सेल में 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री ताप पर विलयन की यानी जो सांद्रता होगी ताप पर 1 मोल प्रति लीटर, 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता के धातु विलयन में इलेक्ट्रोड का विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। देखो डेफिनेशन पढ़ाएंगे, यानी कि किसी सेल में, कोई भी सेल हो, उसमें जो ताप है वो कितना हो, 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और जो विलयन की सांद्रता है C वो कितनी होनी चाहिए, 1 मोल प्रति लीटर के, यानी इसमें क्या होना चाहिए, ताप पर इतने सांद्रता के धातु विलयन में। अब ये कह रहे हो ये कहाँ से नया आ गया, तो इससे पहले जो हमने विलयन लिए थे इलेक्ट्रोड बनाने के लिए वो सभी धातु विलयन थे, क्योंकि वो धातुओं से मिलकर बने थे। जैसे Zn धातु है, Cu क्या थी, धातु थी, तो सब क्या थे, धातु विलयन थे। तो धातु विलयन में इलेक्ट्रोड का जो विभव होगा वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। ये कंडीशन पता होनी चाहिए, N पर जो इलेक्ट्रोड का विभव होगा वही कहलाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर इसके बाद अगर हमें प्रदर्शित करना पड़े, नोट करना पड़े, ठीक है, नहीं दिखाना पड़े कहीं पर भी, तो क्या करें, एक छोटा सा पॉइंट है ये वाला, ठीक है, नॉट पढ़ते हैं, जैसे NAUGST नॉट, ठीक है। अब बात करें हम कि जैसे लिखना पड़े हमें मानक
ऑक्सीकरण विभव। तब इसे कैसे प्रस्तुत करेंगे? तो मानक का तो हमें नॉट रहना चाहिए, लेकिन ऑक्सीकरण विभव का तो हम जानते हैं, क्या लिखते हैं? ई ऑक्स, और लगा देंगे यहाँ पे नॉट, तो हो जाएगा वो मानक इलेक्ट्रोड विभव, सॉरी मानक ऑक्सीकरण विभव। और मानक अपचयन विभव की बात करें तो क्या हो जाएगा? ई रेड नॉट, ठीक है, ई ऑक्स नॉट और ई रेड नॉट, ये क्या जाएगा? हो जाएगा तुम्हारा मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक अपचयन विभव। क्लियर है इतना? ठीक है, डेफिनेशन लिखनी हो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर लिख लो इसे। ठीक हो गया। अब देखो ये तो हो गए तुम्हारे आधे आधे सेलों की बात हो गई, ठीक है, ऑक्सीकरण विभव, अपचयन विभव। अब पूरे सेल के विभव की बात करें तब क्या होगा? ठीक है, पूरे सेल की बात करें तब क्या होगा? पूरे सेल का विभव कैसे निकाल पाएंगे हम? ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, सेल विभव। सेल विभव कहें इसे हम, या फिर हम कह सकते हैं इसे सेल का विद्युत वाहक बल, या फिर इसे अंग्रेजी में लिखना चाहें तो EMF, ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल, या फिर लिख लेते हैं हम EMF, या फिर सेल विभव। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है, एग्जाम में भी, तो इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग यही लगाओगे। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो पूरे सेल का विभव है वो कैसे निकलना चाहिए। इससे पहले हमने ऑक्सीकरण विभव पढ़ा था, क्या था? ई ऑक्स, ठीक है। अपचयन विभव था ई रेड। अब हम क्या करें, हमें पूरे टोटल सेल का विभव निकालना हो तो हम क्या करेंगे? अपचयन विभव में से ऑक्सीकरण विभव को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। यानी सेल विभव कैसे निकालेंगे कि जो तुम्हारा अपचयन विभव है उसमें से ऑक्सीकरण विभव को माइनस कर दें, तो क्या निकल आएगा हमारा? सेल विभव, या फिर सेल का विद्युत वाहक बल, या फिर EMF, ठीक है। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे अब हम इसकी? देखो कैसे लिखते हैं डेफिनेशन। ऑक्सीकरण विभव एवं अपचयन विभव के अंतर को ही सेल विभव कहते हैं, ठीक है। यानी कि ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव के बीच में जो अंतर आएगा वही कहलाएगा तुम्हारा सेल विभव, या फिर सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है। अगर लिखना चाहें तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई सेल से, ई सेल से प्रदर्शित करेंगे इसे, ठीक है। तो लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? ई सेल बराबर काय में से घटाना है? अपचयन विभव में से। तो देखो ई रेड माइनस ई ऑक्स, ठीक है। अगर हिंदी में लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? देखो सेल विभव बराबर हो जाएगा तुम्हारा अपचयन विभव माइनस ऑक्सीकरण विभव, ठीक है। सेल का विभव हिंदी में लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा? अपचयन विभव माइनस ऑक्सीकरण विभव। अब इसे अगर मानक कंडीशनों पर लिखें हम, मानक कंडीशन पर, ठीक है, तब क्या हो जाएगा? देखो ई सेल नॉट बराबर ई रेड नॉट माइनस ई ऑक्स नॉट,
ठीक है, शैल विभव ये हो गया। ठीक है, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव के अंतर को हम कहेंगे शैल विभव। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, नमस्कार। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें। ठीक है, कहने का मतलब ये है मेरा कि अभी अभी हमने नया चैनल स्टार्ट किया है, तो आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपना प्यार बनाए रखें, सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।